नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गृह मंत्री ने गुरदासपुर हमले पर राज्यसभा में दिया बयान। कहा, पाकिस्तान से आए थे आतंकी, आतंकवाद से सख्ती से निपटेगी सरकार। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा, नहीं बन पाई सहमति। याकूब मेमन को नागपुर जेल में दी गई फांसी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई में दफनाया गया। फांसी पर रोक के लिए बुधवार पूरी रात चली कानूनी प्रक्रिया। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सुपुर्द खाक। रामेश्वरम में उमड़े जन सैलाब ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल। पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान कोमेन का खतरा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में बाढ़ से हालात खराब। और आइए देखते हैं पहली खबर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान की साजिश बताया है। उन्होंने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद से सख्ती से निपटेगी। गृहमंत्री के बयान के दौरान अवरोध पर सरकार ने नाराजगी भी जताई। सोमवार को गुरदासपुर में हुए हमले में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जबकि एक पुलिस अधिकारी समेत 7 लोग इस हमले का शिकार हुए थे। 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के मामले में गृह मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि भारी हथियारों से लैस आतंकवादी रावी नदी पार करके पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने शक जाहिर किया कि इन्हीं आतंकवादियों ने दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमले से पहले तलवंडी के नजदीक रेलवे लाइन में आईईडी विस्फोटक लगाए थे। इन विस्फोटकों को बाद में निष्क्रिय भी कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की 5 वारदातें हुई थीं। इनमें से 4 को विफल करते हुए 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने पर प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के अवरोध के बीच ही अपना बयान पढ़ा, लेकिन बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के इस रुख की तीखी आलोचना भी की। We did not expect the Congress party to present India as a divided house. Regrettably, instead of allowing a discussion and asking clarifications, the Congress party has chosen to disturb the proceedings in Parliament on account of its own small and petty interests. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभी सदस्यों ने गुरदासपुर के आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों के प्रति शोक भी जताया। इस हमले में गुरदासपुर के एसपी बलजीत सिंह और होमगार्ड के 3 जवान मारे गए थे। हमले में 3 नागरिकों की भी मौत हुई थी और 17 लोग घायल भी हुए थे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब हैं। तो स्वागत है आपका। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कृति, जिस तरीके से अवरोध चल रहा था और आतंकवाद के मसले पर गृह मंत्री का बयान था और साफ शब्दों में जो संकेत दिए हैं वो कि पाकिस्तान से इस हमले का रिश्ता है, सरकार आगे किस तरीके से जो सख्ती की बात कर रही है उसके संकेत क्या हैं और क्या इस मसले पर जिस तरीके का अवरोध झेलना पड़ा आज मैं कहूँ कि बयान के दरमियान, उसको लेकर पार्टी खासी नाराज भी दिख रही है? जी हाँ कविंद्र, जो जीपीएस डेटा से प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गुरदासपुर के पास ताश क्षेत्र में रावी नदी जहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वहीं से इन आतंकियों ने घुसपैठ की थी। साथ ही जो जम्मू पठानकोट रेल मार्ग में आईईडी के साथ साथ उसी स्थान पर एक नाइट विजन डिवाइस भी प्राप्त हुआ है। इस घटना के बाद वहां पर आर्मी और एनएसजी को तैनात कर दिया गया है। साथ ही सीमा पर बीएसएफ और आर्मी की चौकसी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि घुसपैठ की घटनाएं और भी जगह होती रही हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में।
ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट नहीं हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक स्थितियों की वजह से और मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का बहाव इतना तेज हो गया है कि वहां से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री ने यह विश्वास जताया है कि किसी भी हालत में भारत की अखंडता और संप्रभुता को क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी। जब गृह मंत्री बयान दे रहे थे उसी बीच विपक्ष का गतिरोध भी चल रहा था। बाद में सरकार ने भी इस बात पर नाराजगी जताई है और कहा है कि देश की सुरक्षा से ऊपर कांग्रेस के लिए दलगत राजनीति है। जी कविंद्र। प्रति शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। आलू जी, जिस तरीके का पूरा मसला था और आतंकवाद के मसले पर गृहमंत्री का बयान, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद इस मसले को लेकर संसद में जो तमाम गतिरोध शायद कुछ वक्त के लिए एक किनारे पर होंगे, लेकिन वो दिखा नहीं और जेटली साहब ने नाराजगी भी दिखाई इसे देकर। जी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव था कि कुछ देर के लिए, जैसे होता है कई बार शौक के लिए जब किया जाता है, तो आतंकवादी एक बड़ी घटना भारत के खिलाफ हुई है। और ये सही है कि कई बार ऐसे वक्तव्य हुए हैं जो सदन के पटल पर रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। बहस शायद होना मुश्किल था, क्योंकि नेचुरली कांग्रेस की आपत्तियां हो सकती है, देश में भी कई आपत्तियां, भाई सुरक्षा के इंतजाम थे या नहीं थे, और हो सकता है उसको बहस हम लोग टेलीविज़न चैनल्स में ज़रूर करते हैं। अपनी बातें तो पहले भी कही है, रिपोर्ट में बहुत सारी आ गई थी। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर, लेकिन ठीक है, जो बातें उन्होंने कही हैं वो ज़रूर महत्वपूर्ण है। एक तरह से शुरुआत ही उसकी है, क्योंकि अभी तो जांच और भी आएगी, सारे आगे बातचीत पे भी उसका असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर ये होता है कि यदि उस समय उनका वक्तव्य होता, और भी यदि अपोजिशन के भी लीडर एक बोल करके अपनी आपत्तियाँ, जो चिंताएं हैं, कहना चाहिए। वक्तव्य पर तो आपत्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से उस पर कोई नेता मुझे नहीं लगता। लेकिन ये सही है, इसमें कहीं ना कहीं कविंद्र जी एक बात ज़रूर मानना होगी, क्या ऐसा कारण है कि एक फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है, जो संसदीय कार्य मंत्री जिनको कहें या और लोग जो सत्तारूढ़ दल का, उनको कोई ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि इस तरह के संवाद या ऐसी जो संकट की परिस्थिति होती है, मैंने इस हमले को हम छोटे रूप में नहीं लेते, कितने लोग मारे गए संख्या पर बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है पंजाब के क्षेत्र में घुस करके, उस मुद्दे पर कैसे अपोजिशन के लोगों को कन्विंस करके और उस पर बातचीत आगे करके सब वक्तव्य देने की स्थिति बनती, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी सत्तारूढ़ पक्ष की भी जरूर रही है। क्योंकि इससे पहले आलोक जी हमने देखा कि कई बार और कई सत्रों में ऐसा हुआ है कि जब विपक्षी पार्टियां किसी मुद्दे को लेकर अवरोध खड़े कर रही हैं या फिर चर्चा को आगे न बढ़ने दे रही हूँ, लेकिन फ्लोर जो मैनेजमेंट की आपने बात कही, उसके चलते शायद हमने देखा कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर हमेशा एक यूनाइटेड, मैं कहूँ कि सदन दिखा है, और उसकी ओर से एक संदेश जो मैसेज आता है उसके अलग मायने होते हैं, और यहाँ पर उसकी खासी कमी दिखी आज। यही मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि देखिए ये बड़ी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, और ये चिंता भी स्वाभाविक है। मुझे तो यही लगता है कि अपोजिशन को ये मुद्दे उठाना चाहिए। जैसे फेंसिंग वाला इलाका है, फेंसिंग से लोग कैसे आ गए हमारे यहाँ, क्योंकि खुद अच्छा बादल, जो सबसे बड़ा इसमें मज़ेदार बात यही है कि जो उनके जो घटक हैं एनडीए के, वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्यों नहीं उसको पूरी तरह से क्लोज किया, क्यों नहीं उसको बंद किया, उसको उस एरिया को क्यों नहीं ठीक से नाकाबंदी की गई। इससे लगता है कि खाली प्रतिपक्ष ही नहीं नाराज है, जो एनडीए के घटक जो उनके साथ हैं, पंजाब में भागीदारी है, जो उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने केंद्र पर जिम्मेदारी डाली। उस दृष्टि से भी आवश्यक है कि पूरे सबको कॉन्फ्रेंस में लेकर के चर्चा में कहा जाता है कि हमारी यहाँ ये कमजोरी हो, जैसा आप जो आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि भाई किस तरह से वहाँ नदी के बहाव में आ जाते हैं, कई ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन ये चौकसी का, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है जिस पर ये कहना कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं हो सकता है। ये मुद्दा ऐसा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत जैसे सशक्त राष्ट्र के खिलाफ कोई इस तरह से अंदर घुस करके ही हमला करने लगे, ये इसलिए उस पर एक अच्छे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और उस पर जवाब सरकार को देना चाहिए। जो कमी है उसे स्वीकार भी करना चाहिए। देखिए, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि देखिए ब्रिटेन में, अमेरिका में जो संसद में इस तरह के जब मुद्दे कभी कभी हमें देखने, खुद भी मैंने जाके वहाँ अटेंड भी किए हैं, हल्ला शोरगुल होता है, नहीं बोलने देता है, लेकिन जब पूरे देश का सवाल होता है तो एक तो उस समय पूरा बोलने दे जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है। हमारे यहाँ ये पहले पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा में भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब ऐसे कोई मुद्दे हो, सांप्रदायिक कोई बड़ा दंगा हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा, कहीं भूकंप आ गया, कोई विस्फोट हो गया, ऐसी स्थिति में हमें उन सब मुद्दों को थोड़ा किनारे करना चाहिए जिसकी वजह से राजनीति होती है। और वही सत्तारूढ़ दल का ये रोल है कि उनमें कैसे, भाई मुझे नहीं मालूम कि किन नेताओं से, शीर्षस्थ नेताओं के साथ संवाद किया गया कि नहीं किया गया, भाई सोनिया गांधी से बात की गई कि नहीं, हमें आप, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
उनसे बात करते हैं, अपोजिशन के और लोगों संवाद अगर बेहतर होता तो शायद ऐसे मसलों पर कम से कम एकता बन दिखती सकती थी। बिल्कुल को उसके बाद और शीर्ष स्तर पर बात होती है। जब हम नवाज शरीफ से बात कर सकते हैं अभी जा करके, हम और अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने देश के जो बड़े नेता हैं हर पार्टी के, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है, दूसरी पार्टियाँ शामिल हैं, उन सबको भी कॉन्फ्रेंस में लेकर के इस वक्तव्य से पहले बात हो सकती थी, ताकि फिर संसद में उस पर चर्चा हो। कई बार 1 घंटा आप रहने दीजिए, उसके बाद में आप सदन चाहे स्थगित कर दें। अभी भी आज भी जैसे कुछ जैसे चर्चा रहेगी क्या सदन कैसे चलेगा, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देश का जहाँ सवाल है वहाँ संसद पर सारे दुनिया के लोकतंत्र, दुनिया का हम सबसे बड़ा गौरव से कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम उसमें 5 लोग आतंकवाद के मुद्दे पर भी जो बड़ी पार्टियां हैं वो बैठकर संसद में उस पर चर्चा न कर सके या उस पर लोग सहमति न बने, ये अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक साहब इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। और इस बीच सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन का सिलसिला रुक नहीं रहा। सीजफायर का ताज़ा मसला जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बीती रात अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी सैन्य बलों के हमले में सिपाही रशपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। 22 सिख यूनिट में जवान ने बाद में उसकी मौत हुई और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास इस महीने तीसरी बार निशाना बनाकर हमला किया। इससे पहले कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए थे। घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बुधवार को भी पाकिस्तान की ओर से 2 बार गोलीबारी की घटनाएं हुई। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। रौबीली चाल, जंगल की शान, खूबसूरत जानवर पर भारी पड़ा इंसान। क्या अभी है वक्त? क्या बाकी है कुछ काम? या मिट जाएगी बाघ की पहचान? देखिए RSTV विशेष, कैसे बचेगा बाघ, आज शाम 7:30 बजे। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। पोस्टमार्टम के बाद याकूब के शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से फांसी के चंद घंटे पहले तक इस फांसी को रोकने की कोशिशें जारी रहीं। रात में ही सुनवाई के लिए बैठी सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने आखिरकार सुबह 5 बजे याकूब की फांसी पर अंतिम मोहर लगा दी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को नागपुर की सेंट्रल जेल में गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे फांसी दे दी गई। फांसी के बाद याकूब मेमन के शव को उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से मेमन की फांसी को रोकने की आखिरी घंटों तक कोशिश जारी रही। रात में ही सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय पीठ ने याकूब के डेथ वारंट पर रोक लगाने पर सुनवाई की। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सुबह करीब 5 बजे फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। I am very disappointed and unhappy because I think the Supreme Court has made a tragic mistake in giving and rendering this judgment by truncating a right of a condemned prisoner not to challenge the mercy petition. इससे पहले बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की मौत के वारंट को बरकरार रखा था। यही नहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने भी उसी दिन मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया था। उधर मुंबई बम धमाकों के शिकार हुए लोगों के परिवारजनों ने 22 साल बाद आए इस फैसले का स्वागत किया है। उनको फांसी मिली है तो एक तरीके से हमें थोड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आज एक गुनहगार जो है उनको अल्टीमेटली कितना भी मकसद, कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद उनकी साइड पे फेवर लेने वाले बहुत सारे लोग थे, फिर भी उनको फांसी मिली, तो मुझे लगता है कि एक न्याय शुरू हुआ है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। याकूब को इस बम धमाके की आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ओर से आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिक साबित हुई और सदन में अवरोध तोड़ने को लेकर कोई भी सहमति इस पर नहीं बन पाई। कांग्रेस का कहना है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र में 2 हफ्ते से गतिरोध जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही
नहीं चल पा रही है। लोकसभा की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने के लिए गुरुवार को स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। वैसे ये हुआ कि उस समय ऐसा हुआ इसलिए हम करें, इसको हम तोड़ सकते हैं, सभी मिल करके तय कर सकते हैं क्या कि ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने संसद में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए सरकार की ओर से पहल की मांग की। जो उन्होंने प्रथा डाली है उस परंपरा पे हम चल रहे हैं, तो इसीलिए हमसे जो भी कोऑपरेशन स्पीकर को होना हम देंगे, लेकिन सरकार भी इसके बारे में अपना जो कर्तव्य है निभाना और हाउस को चलाने के लिए उनके तरफ से जो कोऑपरेशन होना वो करना चाहिए। और उसके लिए स्पीकर को हमने विनती किया कि आप सरकार से बात कीजिए। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ है। विपक्ष ललित मोदी विवाद और व्यापम मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसे नामंजूर कर चुकी है। प्रणब गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। सरकार ने एक तरफ जहां विशेष रूप से सक्षम लोगों को नौकरियों में प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है, वहीं सरकारी विभागों में लगभग 14,000 ऐसे पद खाली पड़े हैं। राज्यसभा में आज सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगले साल फरवरी तक इन खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तमाम सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पीएसयू में 14,267 पद खाली हैं, जिनमें से 2,990 पद ग्रुप ए में हैं। कार्मिक मंत्रालय के जवाब के मुताबिक मई महीने में सरकार की ओर से इन पदों पर भर्ती तेज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के बहाने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच नए सिरे से टकराव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर काम में दखल देने का आरोप लगाया। अपने 2 अफसरों के तबादले से नाराज केजरीवाल ने इस बाबत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने वैट कमिश्नर विजय कुमार और शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंगला का दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया था। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार ने तबादले से पहले राज्य सरकार से राय नहीं ली। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि उपराज्यपाल ने अब तक दिल्ली सरकार के 25 फैसलों को रद्द किया है। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अम्बिका सोनी और कुमारी शैलजा को राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने अम्बिका सोनी और कुमारी शैलजा की अपील खारिज कर दी है। दरअसल दोनों पूर्व मंत्रियों को केंद्र सरकार ने 10 जून तक टाइप 8 आवास खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ दोनों सांसदों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। दोनों का आरोप था कि उनको टाइप 8 से टाइप 7 आवास में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को रामेश्वरम में राजकीय सम्मान के साथ आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दलों के नेता और कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिजनों के अलावा हजारों लोग डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। इधर अंतिम विदाई के दौरान संसद की कार्रवाई भी स्थगित रखी गई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को गुरुवार को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सुबह डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को रामेश्वरम में उनके पैतृक आवास से मस्जिद ले जाकर नमाज जनाजा अदा की गई। इसके बाद डॉक्टर कलाम के जनाजे को मंडपम के पास पकारंबो ले जाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते और पकारंबो में पूर्व राष्ट्रपति को आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। Other pain other than the pain of losing our great hero, we call him as our hero, we call him everything. He has given us such motivation for us and to go on. It's like wonderful. पकारंबो में पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम सलाम किया। कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के कई मंत्रियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद समेत कई दलों के नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और अब बात मानसून की। पश्चिमी राज्यों गुजरात और राजस्थान के बाद पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी इलाकों में चक्रवाती तूफान कोमेन का खतरा मंडराने लगा है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक इससे अगले 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के साथ एनडीआरएफ की 14 टीमों ने उत्तरी गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत का काम तेज कर दिया है। बांग्लादेश के रास्ते आने वाले चक्रवाती तूफान कोमेन का खतरा अब देश के पूर्वी राज्यों पर मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोमेन इस वक्त कोलकाता से 300 किलोमीटर पूर्वी दक्षिण पूर्व की दूरी पर है और 31 जुलाई को किसी भी वक्त वो कोलकाता के तटों को छू सकता है। इस तूफान की वजह से इससे अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। जिन राज्यों में कोमेन से भारी बारिश होने की आशंका है उनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम शामिल हैं। ओडिशा के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। झारखंड में भी नदियां उफान पर हैं। Last 2 days we have received very heavy rainfall in northern Odisha and also parts of Jharkhand, because of which we have flood situation in 3 river systems. बीते कई दिनों से हो रही बारिश से गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अहमदाबाद में धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। साबरमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बनासकांठा और कच्छ जिलों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना और वायुसेना के जवानों की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तय वक्त से 6 साल पहले यानी 2022 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2 साल पहले जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ने वाला था। संयुक्त राष्ट्र जारी रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स द 2015 रिवीजन के मुताबिक 2050 में भारत की जनसंख्या 170 करोड़ के करीब होगी, जबकि चीन 160 करोड़ तक ही सीमित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत की जनसंख्या 131 करोड़ है, जबकि चीन का आंकड़ा 138 करोड़ का। बीसीसीआई ने टीम इंडिया क्रिकेट मैचों के लिए पेटीएम की कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। कंपनी को 210 करोड़ रुपए में 4 वर्षों के लिए अनुमति दिया गया। नए स्पॉन्सर से बीसीसीआई को एक मैच के लिए 2 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मिलेगी, जबकि पहले बीसीसीआई को माइक्रोमैक्स के जरिए 2 करोड़ 2 लाख रुपए मिलते थे। अनुबंध हासिल करने के लिए माइक्रोमैक्स और पेटीएम दोनों ने बोली लगाई थी, लेकिन माइक्रोमैक्स ने अपने सारे दस्तावेज जमा नहीं किए थे, जिसके चलते पेटीएम ने बिना किसी परेशानी के अनुबंध हासिल कर लिया। तो बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।